नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है जहर। पापा बहुत हो गया, अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। उस बुढ़िया ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। जब देखो अपनी ही चलाती रहती है। अगर मैं कुछ भी काम करती हूँ तो उसको सिर्फ मुझ में कमी ही नजर आती है। आपने भी ना जाने मेरी शादी किस घर में कर दी। ना तो मैं वहाँ चैन से रह सकती हूँ और ना ही मैं अपने हिसाब से कोई काम कर सकती हूँ। रेवा आज अपने पिताजी को बातें सुनाए जा रही थी। उसका गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। वह अपने पापा से गुस्से में बोलती है, पापा आप मुझे ऐसी दवा दो जिससे मैं अपनी सासू माँ से छुटकारा पा सकूं। मैं उस बुढ़िया को एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अपनी बेटी की बात सुनकर रेवा के पापा रामकृष्ण जी बोले, बेटा अगर तुम ऐसा करोगी तो तुमको पुलिस पकड़कर ले जाएगी और अगर मैंने भी तुम्हारा साथ दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल चला जाऊंगा। अपने पापा की बात सुनकर रेवा बोलती है, वह कुछ भी मुझे नहीं पता पापा। मैं उस बुढ़िया को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बेटी की बात को सुनकर रामकृष्ण जी बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए एक ऐसा जहर देता हूँ जो धीरे धीरे असर करता है और कुछ ही महीने में तुमको तुम्हारी सास रूपी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। आखिरकार रेवा की सासू माँ ने ऐसा क्या कर दिया था जो रेवा उनसे इतनी नाराज थी और वह उनको मारना तक चाहती थी। और रेवा के पिताजी ने ऐसा कौन सा जहर दिया था जो उनको धीरे धीरे खत्म कर देता। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रेवा एक खुशमिजाज, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर युवती थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से समीर नाम के युवक से हुई थी। समीर एक जिम्मेदार और सुलझा हुआ इंसान था। वह अपने छोटे से परिवार में अपनी माँ सुशीला देवी के साथ रहता था। सुशीला देवी एक परंपरावादी महिला थी जो अपने मूल्यों और रीति रिवाजों को लेकर सख्त थी। उनका मानना था कि बहू वही अच्छी होती है जो सास की हर बात मानती है और परिवार के नियमों का पालन करती है। रेवा जो अपने मायके में खुले विचारों वाले परिवार में पली बड़ी थी, शादी के बाद अपने ससुराल में एक नए माहौल से रूबरू हो रही थी। उसने सोचा था कि वह इस घर में प्यार और अपनापन पाएगी, लेकिन चीजें वैसी नहीं थीं जैसी उसने कल्पना की थी। शादी के बाद जब रेवा पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो हर तरफ खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। सुशीला देवी ने औपचारिक रूप से बहू का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक सख्ती और नियमों की छवि साफ झलक रही थी। पहले कुछ दिन हंसी खुशी में बीते। समीर ने रेवा को घर के हर सदस्य से मिलवाया, लेकिन जैसे ही शादी की चहल पहल खत्म हुई और सब कुछ सामान्य हुआ, सुशीला देवी का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर रेवा को टोकने लगी। रेवा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। शादी के बाद का शुरुआती समय जश्न और नए माहौल में ढलने का था। रिश्तेदारों के बीच मुस्कुराते हुए चेहरे और औपचारिक स्वागत में रेवा ने यह महसूस करने की कोशिश की कि अब ये घर उसका अपना है। हालांकि सास सुशीला देवी के व्यवहार में एक औपचारिकता और सख्ती थी जिसे रेवा ने नजरअंदाज किया। शादी के बाद पहले कुछ दिन बीते तो सुशीला देवी ने अपने असली स्वभाव का प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे समीर को इस बात के लिए खूब सराहा कि उसने अपने लिए पढ़ी लिखी और सलीकेदार लड़की चुनी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका ध्यान रेवा की आदतों और कार्यशैली पर टिकने लगा। रेवा ने हमेशा से अपने पहनावे में सादगी और आधुनिकता का मेल बनाए रखा था। उसने सोच रखा था कि शादी के बाद भी वह अपनी पहचान और पसंद को पूरी तरह खोने नहीं देगी। लेकिन ससुराल के रीति रिवाज और परंपराओं के नाम पर उसकी यह सोच धीरे धीरे चुनौती बनने लगी। शादी के कुछ दिन बाद एक सुबह जब रेवा अपने कमरे से हल्के गुलाबी कट स्लिप सूट और खुली जुल्फों के साथ बाहर निकली
तो सुशीला देवी की नज़र उस पर पड़ी। सुशीला देवी रसोई में बैठी हुई थीं, लेकिन रेवा को देखते ही उनकी बहुएं सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, रेवा, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? रेवा ठिठक गई। वह थोड़ी हिचकिचाई और बोली, माँ जी, इसमें क्या गलत है? यह तो बहुत साधारण सूट है। सुशीला देवी ने अपनी चाय का कप रखते हुए कहा, बहू, यह ससुराल है, मैका नहीं। यहाँ बहुओं का पहनावा ऐसा होना चाहिए कि घर की मर्यादा बनी रहे। सिर पर पल्लू लो और ऐसे खुले बाल छोड़कर घर में मत घूमो। रेवा ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, माँ जी, मुझे बाल खुले रखना पसंद है, और वैसे भी यह घर के अंदर का मामला है। बाहर तो मैं हमेशा मर्यादा रखती हूँ। सुशीला देवी ने तीखे स्वर में कहा, बहू, ससुराल के नियम मैके से अलग होते हैं। यहाँ बहुओं को अपनी पसंद नहीं, बल्कि परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना होता है। जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, तो मैंने कभी अपनी सास के सामने इस तरह के कपड़े नहीं पहने। तुम भी यह आदत डाल लो। यह सुनकर रेवा का चेहरा गिर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ससुराल में उसकी पसंद और स्वतंत्रता को चुनौती दी जाएगी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और वापस कमरे में चली गई। उस रात जब समीर घर लौटा, तो रेवा ने उससे इस बारे में बात की। उसने कहा, समीर, क्या मेरी पसंद और मेरी स्वतंत्रता इस घर में कोई मायने नहीं रखती? समीर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रेवा, माँ पुरानी सोच की हैं। उनका मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है, बल्कि वे बस चाहती हैं कि तुम परिवार की परंपराओं का सम्मान करो। रेवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, परंपराओं का सम्मान करना ठीक है, लेकिन क्या मुझे खुद को पूरी तरह बदलना होगा? समीर ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, और रेवा समझ गई कि उसे यह लड़ाई अकेली ही लड़नी होगी। रेवा के मैके में हमेशा से एक आरामदायक माहौल था। वहाँ सुबह जल्दी उठने या देर तक सोने पर किसी ने कभी कोई खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ससुराल में माहौल अलग था। एक सुबह की बात है, वह रात को देर से सोई थी। वह सुबह 8:30 बजे उठी और सीधे रसोई में पहुंची। रसोई में सुशीला देवी पहले से मौजूद थीं। उनकी आदत थी कि वह सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी और पूजा पाठ और रसोई का काम निपटा लेती थी। जैसे ही उन्होंने रेवा को देखा, उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बहू, ये घर है या तुम्हारा मैका? बहुएं सूरज उगने से पहले उठती हैं। यह क्या तरीका है इतनी देर तक सोने का? रेवा को यह सुनकर झटका लगा। उसने थोड़ा असहज महसूस करते हुए जवाब दिया, माँ जी, रात को मैं काफी देर तक काम कर रही थी, इसलिए सुबह देर हो गई, लेकिन मैं अभी काम संभाल लेती हूँ। सुशीला देवी ने चिढ़ते हुए कहा, काम संभालने की बात बाद में करना, पहले ये समझो कि बहू को इस घर में क्या करना चाहिए। तुम्हारे जैसी लड़कियों को अब घर के काम की आदत डालनी होगी। ये मैका नहीं, जहाँ देर तक सोने और आराम करने की छूट मिलती है। रेवा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह घुटन महसूस कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ससुराल का मतलब केवल काम और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना है? उस रात जब समीर घर आया, तो रेवा ने फिर से अपनी परेशानी जाहिर की। उसने कहा, समीर, तुम्हारी माँ मुझसे हर दिन शिकायत करती हैं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे आराम करने का हक नहीं है? समीर ने उसे समझाने की कोशिश की। रेवा, माँ को आदत है जल्दी उठने की। उन्हें लगता है कि यह अनुशासन का हिस्सा है। अगर तुम थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो, तो माँ खुश हो जाएंगी। रेवा ने आहत होकर कहा, तो क्या मुझे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को भूलकर हर समय उनकी इच्छाओं के मुताबिक चलना होगा? अपने पति की यह बात सुनकर रेवा को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपने आप को संयमित करते हुए बोली, अगर कोई इंसान मुझ पर इतना हुक्म चलाएगा, तो मैं कब तक सहन करूंगी? एक ना एक दिन मुझे भी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। समीर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, रेवा, थोड़ा सब्र रखो। तुम अभी नई नई इस घर में आई हो, इसलिए तुम्हें सब थोड़ा सा अजीब लग रहा है,
और ऐसा बोलते हुए वह कमरे से बाहर चला जाता है। अपने पति की बात सुनकर रेवा दुखी होकर अपने बेड पर बैठ जाती है। रेवा को खाना पकाने का शौक था। मायके में उसने कई बार नए नए व्यंजन बनाकर परिवार को खिलाए थे। उसे विश्वास था कि वह ससुराल में भी अपने स्वाद और पकाने की कला से सबका दिल जीत लेगी। एक दिन की बात है, रेवा ने शाम के खाने के लिए बैगन का भरता और दाल बनाई। उसने पूरी लगन और मेहनत से खाना तैयार किया। वह सोच रही थी कि आज सुशीला देवी जरूर उसकी तारीफ करेंगी। खाने की मेज पर सभी बैठे, लेकिन जैसे ही सुशीला देवी ने एक कौर खाया और उनकी बहुएं फिर चढ़ गईं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह क्या बनाया है रेबा? समीर को बैगन का भरता पसंद नहीं, वह तो आलू की सब्जी खाना पसंद करता है। बहू हो तो पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना सीखो। रेवा ने छेपते हुए कहा, माँ जी, समीर ने खुद कहा था कि बैगन का भरता पसंद है। सुशीला देवी ने तंज कसते हुए कहा, अभी अभी शादी हुई है, इसलिए वह तुम्हारी हर चीज को पसंद करेगा, लेकिन असली प्यार तब है जब तुम उसकी सच्ची पसंद का ध्यान रखो। और हाँ, आगे से मेरे खाने का भी ध्यान रखना। मुझे यह सब्जी पसंद नहीं। रेवा का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। उसने खाने के बाद समीर से कहा, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और माँ ने उसे भी गलत ठहरा दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी किसी भी अपेक्षा को पूरा कर पाऊंगी। समीर ने हंसते हुए कहा, रेवा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे खाने को पूरी तरह से गलत नहीं कहा। बस उनकी अपनी पसंद है, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। रेवा का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया था। दिन भर की मेहनत और अपनी रसोई की कला पर गर्व करने वाली रेवा को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका खाना यूं आलोचना का शिकार बनेगा। उसे लगा था कि अपने प्यार और मेहनत से बनाए इस भोजन को देखकर उसकी सास सुशीला देवी एक बार तो जरूर मुस्कुराएंगी या कम से कम तारीफ करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खाने के बाद जब सब लोग उठ गए और अपने अपने कमरे में चले गए, रेवा अकेली रसोई में खड़ी बर्तन समेट रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें गीली हो चुकी थीं, लेकिन उसने खुद को रोने से रोक लिया। जब समीर अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि रेवा अब तक रसोई में काम कर रही है। वह अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि रेवा अब तक कमरे में नहीं आई है, तो वह रसोई में चला गया। रेवा, तुम अब तक यहीं हो? इतनी देर हो गई, बाकी काम कल कर लेना, समीर ने नरम स्वर में कहा। रेवा, जो चुपचाप बर्तन धो रही थी, समीर की आवाज सुनकर पलटी। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, समीर, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, सोचा था कि माँ खुश होंगी, लेकिन उन्हें तो मेरा खाना भी पसंद नहीं आया। उन्होंने सीधे कह दिया कि तुम्हें बैगन का भरता पसंद नहीं है, और तुमने भी कुछ नहीं कहा। क्या सच में तुम्हें यह सब्जी पसंद नहीं है? समीर थोड़ा अचकचा गया। वह समझ गया था कि सुशीला देवी की बातों ने रेवा को अंदर तक आहत कर दिया है। उसने झिझकते हुए कहा, रेवा, मुझे बैगन का भरता पसंद है, और सच कहूँ तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा था, लेकिन माँ का स्वभाव ऐसा ही है, उन्हें नई चीज अपनाने में थोड़ा समय लगता है। रेवा ने बर्तन धोते हुए कहा, समीर, यह सिर्फ खाने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ को पसंद ही नहीं हूँ। चाहे वह सुबह देर से उठने की बात हो, चाहे कपड़े पहनने का मामला हो, या फिर यह खाना, हर बार उनकी कोई ना कोई शिकायत होती है। समीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेवा, तुम माँ की बातों को इतनी गंभीरता से मत लो। वह बस अपनी आदत से मजबूर है। उन्हें हर चीज पर राय देना पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। रेवा, जो अब तक शांत रहने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा भावुक हो गई। उसने थके हुए स्वर में कहा, समीर, तुमने यह कहा, लेकिन क्या तुमने माँ को यह समझाने की कोशिश की कि मेरे लिए यह सब कितना मुश्किल है?
मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, लेकिन एक तुम्हारी माँ है जो समझने को तैयार ही नहीं। हर बार उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनकी बहू बनने के लायक ही नहीं हूँ। तुम हमेशा बस यह कहकर बात टाल देते हो कि माँ ऐसी ही है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम मुझे सपोर्ट करो? समीर यह सुनकर थोड़ा असहज हो गया। उसने रेवा की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, देखो रेवा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं है, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। वह अपने तरीके से चलने की आदी है, लेकिन अगर तुम उनके साथ थोड़ा धैर्य रखोगी और प्यार से पेश आओगी तो शायद चीजें बदल सकती हैं। तुम एक बार कोशिश करके देखो। रेवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्यार और धैर्य, मैं हर दिन यही करने की कोशिश करती हूँ समीर, लेकिन जब हर बार मेरी कोशिश को ठुकरा दिया जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं और क्या कर सकती हूँ। समीर, मैं एक बात कह देती हूँ कि मैं अपना अपमान अब ज्यादा सहन नहीं करूँगी। हो सके तो तुम अपनी माँ से बात कर लो कि वह बार बार मुझे हर बात में ना टोके। समीर वह जानता था कि उसकी माँ का स्वभाव सख्त और आलोचनात्मक है, लेकिन वह यह भी समझता था कि यह पहली बार था जब रेवा इस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। उसने रेवा के पास आकर उसके हाथ थामे और कहा, रेवा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कुछ गलत लगेगा तो मैं माँ से बात करूँगा, लेकिन तुम भी थोड़ा वक्त दो। मैं चाहता हूँ कि यह घर तुम्हारे लिए एक परिवार बने, और इसके लिए हमें दोनों तरफ से कोशिश करनी होगी। रेवा ने उसकी ओर देखा। उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है समीर, मैं एक बार और कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे भी तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अगर मैं कुछ गलत करूं तो तुम मुझे समझाना, लेकिन अगर माँ मुझे बार बार नीचा दिखाएंगी तो मुझे अकेला मत छोड़ना। समीर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब चलो आराम करो, बाकी बातें कल देखेंगे। उस रात रेवा ने बेशक समीर की बात मान ली, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था, क्या उसकी कोशिशें कभी सुशीला देवी की नज़रों में सही साबित होंगी, या फिर वह हमेशा खुद को असफल महसूस करती रहेगी। यह सवाल उसे सोने नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर समीर अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में उलझा हुआ था, लेकिन उसे भी पता था कि इस उलझन का हल इतना आसान नहीं होगा। रेबा का धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा था। शादी के बाद से ही वह ससुराल की हर परंपरा को निभाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ वह अपने मैके में 9 बजे सोकर उठती थी, अब हर सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, घर के कामकाज में हाथ बटाना और सभी की पसंद नापसंद का ख्याल रखना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन सुशीला देवी, उसकी सास को हर चीज में कोई ना कोई कमी नजर आती। रेवा एक आधुनिक लड़की थी जो पारंपरिक मूल्यों को भी सम्मान देती थी। उसके मन में हमेशा यह धारणा थी कि शादी के बाद उसका ससुराल भी एक परिवार होगा, जहाँ उसे प्यार और अपनापन मिलेगा और उसे स्वतंत्रता भी मिलेगी। लेकिन ससुराल की वास्तविकता उससे काफी अलग थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और घर में सब लोग उठ चुके थे। रेवा ने सबके लिए चाय बनाकर दी। उसने कोशिश की थी कि चाय में अदरक का स्वाद अच्छा हो, क्योंकि उसे पता था कि सुशीला देवी को अदरक वाली चाय पसंद है। सुशीला देवी ने चाय का एक घूंट लिया और तुरंत ही उनकी भौहें सिकुड़ गईं। रेवा, चाय में अदरक डालना भूल गई क्या? यह चाय नहीं, पानी जैसा लग रहा है, सुशीला देवी ने कहा। रेबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, मैंने अदरक डाला है, शायद आज स्वाद थोड़ा अलग हो गया होगा। लेकिन सुशीला देवी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और ताना मारते हुए कहा, बहू, बहाने बनाना मैके में चलेगा, यहाँ ससुराल है, हर काम सही तरीके से करना पड़ता है। रेबा के चेहरे पर अब गुस्सा साफ झलकने लगा था। उसने तेज स्वर में कहा, माँ जी, मैं हर काम सीखने की कोशिश कर रही हूँ।
अगर कुछ गलती हो जाती है तो सुधार लूंगी। शीला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, ससुराल में गलती की गुंजाइश नहीं होती बहू। बहू का काम घर को संभालना और ससुराल के नाम का मान रखना होता है। रेवा के लिए यह बात सुनना मुश्किल था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं यहाँ केवल दूसरों की सेवा करने के लिए आई हूँ? क्या मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं? शीला देवी का स्वभाव बहुत ही कठोर और अनुशासन प्रिय था। वह घर की हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थीं और चाहती थीं कि उनकी बहू भी उसी अनुशासन के साथ चले। उन्हें यह पसंद नहीं था कि कोई भी काम उनकी मर्जी के बिना हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत और संघर्ष किया था, इसलिए वे चाहती थीं कि उनकी बहू भी उसी तरह की मेहनत करे और उनके बनाए हुए नियमों का पालन करे। सुशीला देवी का मानना था कि रेवा को ससुराल के हर रिवाज और परंपरा का पालन करना चाहिए। वे हर समय रेवा पर नजर रखती थीं और उसकी हर गलती को पकड़कर उसे सुधारने की कोशिश करती थीं। लेकिन उनकी यह कोशिश रेवा के आत्मविश्वास को कम करने लगी थी। रेवा ने शुरू में सुशीला देवी की बातों को सहन करने की कोशिश की। उसने सोचा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुशीला देवी उसे समझने लगेंगी। लेकिन समय के साथ साथ उसका धैर्य टूटने लगा। उसे महसूस होने लगा कि चाहे वह कितनी मेहनत कर ले, सुशीला देवी को उसकी कोई भी बात पसंद नहीं आएगी। एक दिन रेवा ने घर की सफाई की तो सुशीला जी ने एक कोने में थोड़ी सी धूल देखी और तुरंत ही नाराज हो गईं। रेवा, तुमने यह कैसी सफाई की है? यहाँ अभी भी धूल पड़ी है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, सुशीला देवी ने गुस्से में कहा। रेवा ने चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैंने पूरे घर की सफाई की है। शायद ये धूल मेरी नज़र से छूट गई होगी। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? लेकिन सुशीला देवी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, बहू मैके में इस तरह की लापरवाही चल सकती है, लेकिन ससुराल में नहीं। यहाँ हर काम सही तरीके से करना पड़ता है। समय बीतने के साथ रेवा और सुशीला देवी के बीच की दूरी और बढ़ती गई। जो बातें कभी छोटी छोटी नाराजगियों और शिकायतों तक सीमित थीं, अब ताने, गुस्सा और सीधे आरोपों में बदल चुकी थीं। सुशीला देवी हर रोज किसी न किसी बात पर रेवा को ताने मारती और समीर हमेशा स्थिति को शांत करने की कोशिश में असफल रहता। घर का माहौल अब पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। सास बहू के झगड़ों की गूंज घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक पहुंच गई थी। जो रिश्तेदार कभी इस परिवार की एकता की मिसाल देते थे, वे अब इस घर की खींचतान का मजाक उड़ाने लगे थे। रेवा के लिए यह सब सहन करना मुश्किल होता जा रहा था। वह हर दिन कोशिश करती कि वह ससुराल की अपेक्षाओं को पूरा करे, लेकिन उसकी सास को कुछ भी पसंद नहीं आता। उनकी आलोचनाओं ने रेवा के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह दिन जब बात हद से बढ़ गई। एक सुबह की बात थी। रेवा ने पूरे मन से घर का काम निपटाया था। उसने नाश्ता बनाया, पूरे घर की सफाई की और सुशीला देवी के पसंद के अनुसार खाना भी तैयार किया। उसे लगा था कि शायद आज वह अपनी सास को खुश कर सकेगी, लेकिन सुशीला देवी की नाखुशी का कोई अंत नहीं था। दोपहर के समय सुशीला देवी ने रसोई में आकर कहा, रेवा, ये सब्जी क्या बनाई है? ना मसाले ठीक है ना स्वाद। इतनी बार समझाया कि तुम्हें हमारी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। बहू होकर भी तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ आती। रेवा ने कहा, माँ जी, मैंने आपकी पसंद के हिसाब से ही सब्जी बनाई है। आपको तो मेरी बनाई हुई कोई चीज ही पसंद नहीं आती। सुशीला देवी ने गुस्से में कहा, बस यही बात सुननी रहती है तुमसे। तुम्हें इस घर के तौर तरीके अपनाने में कितना समय लगेगा? सच कहूँ तो मुझे अब लगता है कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं हो। रेबा ने अपने आप को जवाब देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सुशीला देवी का अगला वाक्य उसके लिए सहन करना नामुमकिन हो गया।
उन्होंने समीर की ओर देखते हुए कहा, समीर, इसे समझाओ या इसे वापस मैके भेज दो। अगर ये इसी तरह हमारे घर का नाम डुबोती रही तो मैं इसे यहाँ नहीं रख सकती। रेवा का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसने थोड़े तेज स्वर में कहा, माँ जी, मैं हर दिन अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। क्या आपसे कोई गलतियाँ नहीं होती होंगी? माँ जी, आप तो मेरे पीछे पड़कर ही रह जाती हैं। मैं कितना प्रयास कर रही हूँ कि इस घर के सभी कामों को अच्छे से कर सकूं, लेकिन आपने तो जैसे ठान लिया है कि मुझे गलत ही ठहराना है। बस बहुत हो गया माँ जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। मैं भी इस घर में बहू बन के आई हूँ। जितना अधिकार आपका इस घर में है, उतना ही अधिकार मेरा है। समझी आप? और आइंदा कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे कामों में कमियां मत निकालिएगा। सुशीला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, ससुराल में गलती की गुंजाइश नहीं होती बहू। बहू का काम घर को संभालना और ससुराल के नाम का मान रखना होता है। सास बहू में तकरार इतनी बढ़ गई कि रेवा को अपनी सास से अब नफरत सी होने लगी। वह उनका अब चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। अब उसकी सासू माँ कुछ भी बोलती तो वह उनको उल्टा सीधा जवाब देती। आप बैठी बैठी क्या कर रही हैं? आप भी तो कुछ काम कर सकती हैं। आपको तो बस दूसरों की कमियां ही निकालना आता है। सुशीला जी, जो अभी तक अपनी बहू को एक आदर्श बहू बनाना चाहती थी, वह भी अपनी बहू को अब उल्टा सीधा जवाब देने लगी। वह भी बोलने लगी कि तुम अपने मैके से क्या यही संस्कार लेकर आई हो? तुम्हारी माँ ने क्या तुमको यही सिखाया है कि अपने से बड़ों के साथ मुंह चलाओ और उनको उल्टा सीधा जवाब दो? सुशीला जी की यह बात सुनकर उनकी बहू रेवा बोलती है, हाँ माँ जी, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। आपको इस घर में मुंह बंद करके रहना है तो रहिए। समीर अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। वह अपनी माँ की इज्जत करता था और जानता था कि उनकी हर बात में कुछ सच्चाई होती है, लेकिन वह यह भी समझता था कि उसकी पत्नी रेवा के लिए यह सब सहन करना कितना मुश्किल है। उसने कई बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुशीला देवी का स्वभाव इतना कठोर था कि वे अपनी बात से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। समीर ने रेवा को समझाने की कोशिश की, रेवा, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। वे हर काम में परफेक्शन चाहती हैं। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। बस अपनी कोशिश जारी रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेवा ने निराश होकर कहा, समीर, तुम्हें तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन मैं हर दिन इस माहौल में जी रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं और कितने दिनों तक यह सब सहन कर पाऊंगी। फिर वह समीर से भी गुस्से में बोलती है, तुमसे तो अपनी माँ से कुछ कहा नहीं जाता। बस जब देखो मुझको ही समझाते रहते हो। अब मुझसे भी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। वह अगर मुझे एक कहेंगी तो मैं उनको चार सुनाऊंगी। समीर ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, मैं समझता हूँ रेवा, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। माँ को बदलना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद चीजें बदल सकती हैं। समीर की बात सुनकर रेबा बोलती है, तुम तो चुप ही बैठो। तुमसे तो कुछ उम्मीद ही रखना पागलपन है। अब जो कुछ भी करना है मैं ही करूंगी, समझे तुम? उसने तीखे स्वर में कहा। समीर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए, लेकिन तुम तो हमेशा माँ का पक्ष लेते हो। क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? समीर ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। उसने धीरे से कहा, रेबा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। वे जिस परिवेश में पली बड़ी हैं, वहाँ बहू से बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं। तुम बस थोड़ी और सहनशीलता दिखाओ। समीर के इन शब्दों ने रेवा को अंदर तक आहत कर दिया।
उसे लगा कि शमीर ने एक बार फिर उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। रेवा ने क्रोध और निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, सहनशीलता कब तक? क्या मुझे अपनी पहचान और आत्मसम्मान को हमेशा के लिए कुर्बान कर देना चाहिए? तुम हर बार माँ को समझाने के बजाय मुझसे ही सहने की उम्मीद क्यों करते हो? समीर ने फिर कोशिश की कि बात को हल्के में लिया जाए। उसने कहा, देखो, मैं दोनों तरफ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ को समझाना मेरे लिए भी मुश्किल है। वे बहुत जिद्दी स्वभाव की हैं। लेकिन इस बार रेवा शांत नहीं हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, समीर, समस्या माँ की जिद नहीं है। समस्या यह है कि तुम कभी मेरी बात का समर्थन नहीं करते। मुझे हर बार अकेले ही माँ की कड़वी बातों का सामना करना पड़ता है। समीर इस पूरी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके मन में उनके प्रति गहरा आदर था। उन्होंने उसे पाला पोसा था और उसने हमेशा अपनी माँ को परिवार का स्तंभ माना था। दूसरी ओर वह रेवा की भावनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वह जानता था कि रेवा ससुराल में हर दिन नए संघर्षों का सामना कर रही है और उसे किसी का साथ चाहिए। समीर ने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, रेवा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन माँ को उनकी आदतों और स्वभाव के खिलाफ कुछ कहना आसान नहीं है। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो वे इसे अपनी बेइज्जती मानेंगी। मैं चाहता हूँ कि हम इस स्थिति को शांति से हल करें। रेवा ने तीखे स्वर में कहा, शांति से हल करें? शांति तब होती है जब दोनों पक्षों को समझाया जाए। लेकिन यहाँ हर बार तुम माँ की बातों को सही ठहराते हो और मुझसे सहने की उम्मीद करते हो। समीर ने फिर शांत स्वर में कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमेशा सहती रहो, लेकिन कुछ बातें नज़रअंदाज करना सीखो। माँ को बदलने के लिए समय लगेगा। समीर ने उसकी तरफ देखा। वह समझ गया था कि उसकी पत्नी अब और अधिक सहने की स्थिति में नहीं है। उसने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, रेबा, मुझे एक मौका दो। मैं माँ से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम भी थोड़ा धैर्य रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी ओर रेबा अब भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी है और उसे खुद ही इसे लड़ना होगा। अब रेबा और उसकी सास का रिश्ता कांटों भरा हो गया था। रेबा अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके मन में विचार आने लगा कि काश उसकी ससुराल में अगर सुशीला जी ना हो तो कितना अच्छा होता। वह अपनी सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक रात वह अपने दिमाग में कुछ विचार सोच रही थी और पूरी रात यूं ही करवट बदलती रही। रेवा को करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। आज मानो उससे नींद कोसों दूर थी। उसने देखा कि सुबह हो गई है। वह झट से तैयार हुई और वह अपने मैके पहुंच गई। मैके पहुंचकर वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। साथ ही अपनी सास के प्रति उसके मन में बहुत क्रोध भी था। ससुराल में बिताए गए हर पल ने उसे इतना आहत किया था कि अब वह उस घर में लौटने का ख्याल भी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी माँ के गले लगकर खूब रोया। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी, अब तुम यहाँ हो, घबराओ मत, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन रेबा का दिल शांत नहीं हो रहा था। उसे बार बार सुशीला देवी के ताने और अपमान भरे शब्द याद आ रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिमाग में बदला लेने का विचार। वह अपने पिता के घर एक टूटी हुई, हताश और गुस्से से भरी हुई बहू के रूप में गई थी। ससुराल में सास सुशीला देवी के ताने और अपेक्षाओं ने उसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि वह अपनी सास को नुकसान पहुंचाने तक की सोच बैठी थी। वह अपने पिता डॉक्टर रामकृष्ण जी के पास गई। रामकृष्ण जी एक जाने माने आयुर्वेदिक वैद्य थे और उनके पास हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता था।
रेवा ने गुस्से में अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने बहुत सहा। मैंने अपनी सास की हर बात मानी, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं आती। वे मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे आपकी कोई ऐसी दवा चाहिए जिससे मैं अपनी सास से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। रामकृष्ण जी ने बेटी की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि रेवा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अगर तुम अपनी सास को नुकसान पहुंचाओगी तो तुम्हारा और हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रेवा ने झुंझलाते हुए कहा, पिताजी, आपने मेरी तकलीफ सुनी है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही कह रही हूँ? मुझे उनका अपमान और ताने अब और बर्दाश्त नहीं होते। रामकृष्ण जी ने गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सास से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामकृष्ण जी ने एक छोटी सी पुड़िया में सफेद पाउडर भरकर उसे दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये जहर है, इसे अपनी सास के खाने में रोजाना एक चुटकी मिलाना। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें धीरे धीरे मौत आएगी, ताकि किसी को शक ना हो। रेवा ने हैरानी से पूछा, धीरे धीरे? क्या इसमें इतना समय लगेगा? रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उनकी पूरी देखभाल करनी होगी, ताकि किसी को शक ना हो। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो। हर दिन उन्हें ऐसा लगे कि तुम उनकी चिंता करती हो। तुमसे कितना भी गलत बोलें, लेकिन तुम उनको पलटकर जवाब नहीं दोगे और उनके साथ प्रेम पूर्वक रहोगे। रेवा ने अपने व्यवहार में ऐसा बदलाव लाया जो न केवल सुशीला देवी बल्कि पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाला था। मायके जाकर पिता से मिली सलाह ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। वह एक योजना बनाकर अपने ससुराल लौटी थी। अब वह न केवल अपनी सास सुशीला देवी के साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक करने जा रही थी, बल्कि अपनी सास के खाने में पाउडर मिलाकर धीरे धीरे अपने गुस्से का बदला भी लेना चाहती थी। ससुराल लौटते ही रेवा ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन उसने सुबह जल्दी उठकर चाय बनाई और उसमें अपने पिता द्वारा दी गई पुड़िया का एक चुटकी पाउडर मिलाया। यह चाय वह सुशीला देवी को देने गई। चाय देते हुए उसने बेहद विनम्रता से कहा, माँ जी, यह चाय आपके लिए। मैंने आपकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई है। सुशीला देवी ने रेवा को घूरते हुए देखा। उन्हें रेवा के इस बदले हुए रवैये पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, तो अब तुम्हें मेरी पसंद की परवाह होने लगी? मायके से यह सीख कर आई हो क्या? रेवा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, हो सकता है मैं पहले गलती करती रही हूँ, लेकिन अब मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी सेवा करूंगी। सुशीला देवी ने चाय का पहला घूंट लिया और शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन चाय सही बनी थी। उन्होंने मन में सोचा कि यह बदलाव कुछ दिनों का ही है। वह सुबह जल्दी उठकर सारा काम संभालती, सास की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती और हमेशा उनकी पसंद के मुताबिक काम करने की कोशिश करती। रेवा ने धीरे धीरे अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश शुरू की। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम संभालती और हर वक्त सुशीला देवी की सेवा करती। वह उनके खाने में समय समय पर जहर मिलाना नहीं भूलती। हालांकि साथ ही उसने यह सुनिश्चित किया कि सुशीला देवी को कभी इस बात का शक ना हो कि वह यह सब दिखावे के लिए कर रही है। सुशीला देवी की हर बात मानने का उसका तरीका देखकर घर के बाकी सदस्य भी हैरान थे। एक दिन जब सुशीला देवी ने कहा उन्हें नाश्ते में पराठे चाहिए, तो रेवा ने तुरंत आटा गूंथा और पराठे बनाकर सामने रख दिए। पराठे खाते हुए सुशीला देवी ने कहा, पराठे अच्छे बने हैं, लेकिन थोड़े और कुरकुरे हो सकते थे। रेवा ने बिना नाराज हुए जवाब दिया,
माँ जी, अगली बार मैं आपकी पसंद के मुताबिक और बेहतर बनाऊंगी। सुशीला देवी ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू अब उनके तानों का जवाब नहीं देती। उन्होंने सोचा शायद यह सच में बदल गई है। रेबा और सुशीला देवी के रिश्ते में आया यह बदलाव धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बनने लगा। पड़ोसी जो पहले सुशीला देवी के रेबा के प्रति व्यवहार पर बातें किया करते थे, अब कहने लगे कि उनकी बहू बहुत संस्कारी और सहनशील है। एक दिन सुशीला देवी की एक सहेली ने उनसे पूछा, भाभी जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी हो गई है। आप तो कहती थी कि वह आपकी एक नहीं सुनती, अब तो हर समय आपकी तारीफ करती है। सुशीला देवी ने जवाब दिया, हाँ, अब तो वह हर काम मेरी मर्जी के हिसाब से करती है। लगता है उसे समझ आ गया कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। शुरुआत में सुशीला देवी को यह बदलाव अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी बहू अब बदल गई है और ससुराल की जिम्मेदारियों को समझने लगी है। रेबा के इस बदलाव को देखकर उसका पति समीर भी हैरान था। समीर अक्सर अपनी माँ और पत्नी के झगड़ों के बीच फंसा रहता था, लेकिन अब उसे यह देखकर अच्छा लग रहा था कि घर में शांति है। एक रात उसने रेबा से कहा, रेबा, मुझे सच में लगता है कि तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। माँ अब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लगी है। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर रेबा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल में गिल्ट का एक बीज अंकुरित होने लगा। उसे लगने लगा कि वह जो कर रही है वह सही नहीं है। उसके दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या सच में वह सही रास्ते पर चल रही है? क्या अपनी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हुए भी उसके खाने में जहर मिलाना सही है? समय बीतता गया और सुशीला देवी का दिल रेबा के प्रति पूरी तरह बदलने लगा। उन्होंने अब उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ रेबा का अपराध बोध बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि उसकी सास अब पहले जैसा नहीं रही। अब वे उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानने लगी थीं। एक दिन जब सुशीला देवी बीमार पड़ी, तो रेबा ने उनकी पूरी रात देखभाल की। उनके लिए काढ़ा बनाया, दवाइयाँ दी और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। सुबह होते ही सुशीला देवी ने कहा, रेवा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है। मुझे अब समझ में आ गया कि तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। मैंने तुम्हें कभी गलत समझा, मुझे माफ करना। यह सुनकर रेवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ? एक महिला जिसने अब मुझे अपनी बेटी जैसा मान लिया है, उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एक दिन जब रेवा सुशीला देवी के पैर दबा रही थी, तो उन्होंने भावुक होकर कहा, रेबा, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। रेवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, आपकी बहू होने के नाते आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। रेबा का दिल अब उसे यह सब जारी रखने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि वह अपनी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन हर दिन उन्हें जहर देकर उनकी जान लेने की कोशिश कर रही है। उसने खुद से कहा, यह मैं क्या कर रही हूँ? जो महिला अब मुझे अपनी बेटी की तरह मान रही है, मैं उसके साथ धोखा कर रही हूँ। मुझे इस बात का समाधान निकालना होगा। अंततः रेवा अपने पिता के पास गई। वह अपनी परेशानी को अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने रामकृष्ण जी से कहा, पिताजी, मुझे उस जहर का असर खत्म करने की दवा दीजिए। मैं अपनी सास को अब और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया है। अब मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। रामकृष्ण जी ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, वह जहर नहीं था। रेवा हैरानी से बोली, क्या? रामकृष्ण जी ने उसे समझाते हुए कहा, जो पाउडर मैंने तुम्हें दिया था वह जहर नहीं बल्कि साधारण हाजमे का चूर्ण था।
मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुम अपनी सास के साथ प्यार और धैर्य से पेश आओ। मैंने सोचा कि जब तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो वह भी तुम्हारे प्रति अपना नजरिया बदलेंगी। और देखो ऐसा ही हुआ। रेबा यह सुनकर भावुक हो गई। उसने कहा, पिताजी आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैंने अपने व्यवहार से न केवल अपने रिश्ते को बदला बल्कि खुद को भी बदल लिया। रामकृष्ण जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, याद रखो रिश्तों को बदलने के लिए जहर की नहीं, प्यार और धैर्य की जरूरत होती है। रेवा अपने ससुराल लौट आई। उसने अब अपने दिल से हर गिला शिकवा मिटा दिया था। वह पूरी तरह से सुशीला देवी के प्रति समर्पित हो चुकी थी। एक दिन उसने अपनी सास को गले लगाकर कहा, माँ आपने मुझे हमेशा सिखाया कि रिश्तों में समझ और सम्मान होना चाहिए। मैंने जो भी गलती की हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सुशीला देवी ने भावुक होकर जवाब दिया, रेवा तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम इस घर की असली बेटी हो। रेवा के लिए यह पल बेहद खास था। उसने महसूस किया कि प्यार और धैर्य से हर मुश्किल रिश्ता सुधारा जा सकता है। रेवा और सुशीला देवी की यह कहानी न केवल एक सास बहू के रिश्ते की जटिलताओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में प्यार और धैर्य से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। रामकृष्ण जी की सिखाई हुई यह सीख कि जहर नहीं प्यार ही सच्चा उपाय है, रेवा के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। अब उनके घर में खुशहाली का माहौल था। रेवा ने न केवल अपनी सास का दिल जीता बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान के रूप में साबित किया। यह सचमुच रिश्तों के बदलने की एक अद्भुत कहानी थी। तो दोस्तों आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।